जय हिंद दोस्तों, मैं आकाश प्रजापत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल न्यू अतुल्य एकेडमी पर। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भारत की नदियां। जो भारत की नदियां है उसको हम पढ़ेंगे दो भागों में बांटकर। एक भाग हम पढ़ेंगे उत्तर भारत की नदियां और दूसरा हम पढ़ेंगे क्या, दक्षिण भारत की नदियां। और जो उत्तर भारत की नदियां है उसमें हम देखेंगे हिमालय से निकलने वाली नदियां। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम क्या, भारत की नदियों के बारे में। दोस्तों यहां पर हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि विश्व में सर्वाधिक नदियां भारत में बहती है। कहां पर, विश्व में सर्वाधिक नदियां कहां पे बहती है दोस्तों, भारत में। और भारत में भी कहां पे बहती है दोस्तों, मध्य प्रदेश में। याद रखना, भारत में लगभग 4000 से भी ज्यादा नदियां बहती है। कहां पर, भारत में। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट हमारा है कि भारत में सर्वाधिक नदियां मध्य प्रदेश में बहती है। कहां पे दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि विश्व में सर्वाधिक नदियां कहां पे बहती है तो आप क्या बोलोगे, भारत। और भारत में भी अगर बोले कि सबसे अधिक नदियां कहां पे बहती है तो आप क्या बोलोगे, मध्य प्रदेश। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है क्योंकि सबसे अधिक नदियां कहां पे बहती है दोस्तों, मध्य प्रदेश में। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है कि बंगाल की खाड़ी में 77% जल गिरता है। मतलब जो नदियां है ना वो बंगाल की खाड़ी में कितना जल परसेंट गिरता है, 77%। इसके बाद में क्या कि 23% जल कहां पे गिरता है दोस्तों, अरब सागर में। कहा दोस्तों, अरब सागर में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे क्या कि सिंधु नदी तंत्र। समझना मेरी बात को यहाँ पे दोस्तों, जो मतलब कि हम दो भाग में पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया कि एक पढ़ेंगे क्या, मतलब कि उत्तर भारत की नदियां, और एक हम पढ़ेंगे क्या, दक्षिण भारत की नदियां। जो उत्तर भारत की जो नदियां रहेगी उसमें हम देखेंगे क्या कि हिमालय से निकलने वाली नदियां। तो दोस्तों हिमालय से नदी निकलती है कौन सी, सिंधु। सिंधु के बाद गंगा, गंगा के बाद ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये तीन नदियां ऐसी हैं जिनमें क्या कि वर्ष भर जल रहता है। क्यों, क्योंकि यह हिमालय से निकलती है। दोस्तों आगे देखते हैं हम इसके बाद में क्या कि प्रायद्वीपीय तंत्र, मतलब कि दक्षिण भारत। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है कि तीनों ओर से क्या जल से घिरा। तो हमारा भारत भी है ना तीनों ओर से। तो दोस्तों जो प्रायद्वीप तंत्र है उसमें क्या, सह्याद्री श्रेणी और एक क्या दोस्तों, पश्चिमी श्रेणी। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि जो सह्याद्री श्रेणी है पश्चिम, मतलब कि भारत के पश्चिम में, तो वहां से बहती है क्या, महानदी, माही नदी, दामोदर नदी, स्वर्ण रेखा, और क्या बहती है दोस्तों, हुगली नदी। इसके बाद दोस्तों आगे देखना कि जो पश्चिमी घाट है तो वहां पे बहती है दोस्तों गोदावरी और कृष्णा, और क्या नदी बहती है दोस्तों, कावेरी नदी। दोस्तों अब हमको देखना है कि सिंधु नदी तंत्र के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे कि सिंधु नदी कहां से निकलती है, कहां से निकलती है और कितने देशों में बहती है और कहां पे जाके गिरती है। तो दोस्तों आपको यहां पे दिख रहा होगा उत्तर भारत का मैप। क्या दोस्तों, उत्तर भारत का मैप आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे ये देखना है कि सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक देश है कौन सा, तिब्बत। इस तिब्बत में एक झील है कौन सी, मानसरोवर झील। कौन सी दोस्तों, मानसरोवर झील। इस मानसरोवर झील से नदी निकलती है कौन सी दोस्तों, सिंधु नदी। अगर आपसे पूछे कि सिंधु नदी तिब्बत के किस ग्लेशियर से निकलती है तो आप क्या बोलोगे, चेमयांगडुम ग्लेशियर। कौन सा दोस्तों, चेनयांगडुम ग्लेशियर से नदी निकलती है कौन सी, सिंधु नदी। सिंधु नदी तिब्बत से निकलने के बाद जाती है भारत में, और भारत में सबसे पहले प्रवेश करती है कहां पे दोस्तों, लद्दाख में। जब ये लद्दाख में प्रवेश करती है तो यहीं पर कितने पर्वत, दो। एक का नाम क्या, लद्दाख, और एक का नाम क्या दोस्तों, जास्कर। इन दोनों पर्वतों को से नदी बीच से होकर प्रवेश करती है कहां पे, भारत में। भारत के जम्मू कश्मीर से होकर यहाँ पे जाती है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के कराची, और कराची के बाद जाती है कहां पे दोस्तों, अरब सागर में। ठीक है दोस्तों, अब हमको ये देखना है कि इतनी लंबी रामायण आपको याद नहीं करना है। आपको केवल एक चीज याद रखना है कि नदी कहां से निकली। क्या बोल रहा हूं मैं, कि नदी कहां से निकली और नदी कहां पे गिरी। तो अगर आपसे पूछे कि सिंधु नदी का उद्गम कहां से, तो आप क्या बोलोगे, तिब्बत में चेमयांगडुम ग्लेशियर से नदी निकलती है कौन सी दोस्तों,
सिंधु नदी। इसके बाद में क्या दोस्तों, अब ये नदी बही यहां से, तो नदी का उत्तरी भाग कौन सा हुआ, ऊपर वाला, और दक्षिणी भाग कौन सा हुआ, नीचे वाला। या बोल सकते हो दायां, या बोल सकते हो क्या दोस्तों, बायां। तो उत्तर से यहीं पर जम्मू कश्मीर के सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी निकलती है और जम्मू कश्मीर में ही क्या, सिंधु नदी में आकर मिल जाती है। कौन सी नदी दोस्तों, गिलगित। इसके बाद में क्या, यही जम्मू कश्मीर के सियाचिन ग्लेशियर से नदी निकलती है, कौन सी दोस्तों, शोक नदी। और शोक नदी भी क्या, जम्मू कश्मीर के सियाचिन ग्लेशियर से निकलने के बाद, सियाचिन ग्लेशियर से निकलने के बाद जम्मू कश्मीर में सिंधु नदी में आकर मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों नदी प्रवेश करती है कहां पे, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में यहां पे क्या कि सुलेमान पर्वत है। कौन सा पर्वत है, सुलेमान पर्वत। इस सुलेमान पर्वत से नदी आ जाती है कौन सी, काबुल। काबुल के बाद क्या, कुर्रम। और कुर्रम के बाद क्या, गोमल। और गोमल के बाद क्या दोस्तों, स्वात। और स्वात के बाद क्या, हुंजा नदी आकर मिल जाती है किसमें, सिंधु नदी में। आपको ये नदियां याद करना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, आपको केवल याद रखना है कि सिंधु नदी कहां से निकली और कहां पे गिरी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे क्या, इसके बाद में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दोस्तों क्या कि जम्मू कश्मीर। इस जम्मू कश्मीर में दोस्तों एक झील है, कौन सी, शेषनाग झील। इस शेषनाग झील से नदी निकलती है, कौन सी, झेलम नदी। झेलम नदी जम्मू कश्मीर से निकलने के बाद जाती है कहां पे, पाकिस्तान। और पाकिस्तान में ही क्या कि चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। और दोस्तों झेलम नदी जो है वो भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ता हूं मैं यहाँ पे। इसके बाद चलते हैं दोस्तों क्या कि हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है, बाड़ा लाचा दर्रा। कौन सा दोस्तों, बाड़ा लाचा दर्रा। इस बाड़ा लाचा दर्रे से नदी का उद्गम होता है चिनाब नदी का। चिनाब नदी का उद्गम दोस्तों दो धाराओं में होता है, एक का नाम चंद्र और एक का नाम भागा। आगे चलकर हिमाचल प्रदेश के कुंठी, कुंठी नामक स्थान पे दोनों धारा आपस में मिल जाती है, तो वहां से कहलाती है क्या, चिनाब। तो चिनाब नदी का उद्गम देखोगे आप कहां से, हिमाचल प्रदेश के बाड़ा लाचा दर्रे से। और हिमाचल प्रदेश के बाद जाती है कहां पे, ये जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के बाद जाती है कहां पे, पाकिस्तान। और पाकिस्तान के मिठानकोट में, कहां पे दोस्तों, पाकिस्तान के मिठानकोट में मिल जाती है किसमें, सिंधु में। आपसे पूछेगा कि सिंधु नदी में चिनाब नदी किस देश में मिलती है, तो आप क्या बोलोगे, पाकिस्तान, या पाकिस्तान के मिठानकोट में। इसके बाद में दोस्तों हमने देखा था इसके पहले वाला कि जम्मू कश्मीर में यहाँ पे कौन सी झील है, शेषनाग झील। इस शेषनाग झील से नदी निकलती है कौन सी, झेलम। और झेलम नदी जम्मू कश्मीर के बाद जाती है पाकिस्तान। और पाकिस्तान के भैया झंग में मिल जाती है किसमें, चिनाब में। क्या दोस्तों, झंग में जाकर मिल जाती है किसमें, में चिनाब में। ये झंग जो है वो पाकिस्तान में एक स्थान है, वहां पे जाकर मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि यहीं पर हिमाचल प्रदेश में, कहां पर, हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है दोस्तों, रोहतांग दर्रा। कौन सा दोस्तों, रोहतांग दर्रा। इस रोहतांग दर्रे से नदी निकलती है कौन सी, रावी नदी। और रावी नदी क्या, हिमाचल प्रदेश के बाद जाती है कहां पे, जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के बाद जाती है पाकिस्तान। और पाकिस्तान के सिंध सराय में जाकर मिल जाती है दोस्तों किसमें, चिनाब नदी में। इसके बाद चलते हैं दोस्तों आगे, तो यहाँ पे क्या है, तिब्बत। इस तिब्बत में दोस्तों एक झील है, कौन सी, राकसताल झील। इस राकसताल झील से नदी का उद्गम होता है किसका, सतलज का। सतलज नदी तिब्बत से निकलने के बाद भारत की ओर बढ़ती है, कहां पे, भारत की ओर जब बढ़ती है तो यहीं पर भारत में एक दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, सीप किला दर्रा। कौन सा दोस्तों, सीप किला दर्रा। इस सीप किले दर्रे से नदी प्रवेश करती है कहां पे, हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में जब प्रवेश करेगी इसके बाद जाएगी कहां पे दोस्तों, ये पंजाब में। कहां पे दोस्तों, पंजाब। और पंजाब के बाद जाएगी कहां पे, ये पाकिस्तान। और पाकिस्तान के मुल्तान में, कहां पे दोस्तों, पाकिस्तान के मुल्तान में जाकर मिल जाएगी किसमें दोस्तों, चिनाब नदी में जाकर मिल जाएगी। आपको एक ही बात समझना है
कि जो चिनाब नदी है उसमें सब नदियां जाकर मिल रही है सिंधु नदी की सहायक नदियां। केवल जो चिनाब है वो किसमें मिल रही है दोस्तों, सिंधु नदी में केवल चिनाब मिलेगी यहाँ से, बाकी जो नदियां है वो किसमें मिलेगी, चिनाब में। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे क्या कि हिमाचल प्रदेश में दोस्तों एक दर्रा है व्यासकुंड, रोहतांग दर्रा जो है उस रोहतांग दर्रे में एक है क्या, व्यासकुंड। इस व्यासकुंड से नदी का उद्गम होता है दोस्तों, किसका, व्यास नदी का उद्गम होता है और यह हिमाचल प्रदेश से निकलने के बाद जाती है कहाँ पे, पंजाब, और पंजाब के हरी के बैराज, कहाँ पे दोस्तों, हरी के बैराज में मिल जाती है, किसमें दोस्तों, सतलज में जाकर मिल जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि व्यास नदी सतलज नदी में किस स्थान पे मिलती है, तो क्या भैया पंजाब के कपूरथला नामक स्थान पे हरी के बैराज में जाकर मिल जाती है। कौन सी नदी दोस्तों, व्यास नदी। अब दोस्तों आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट करके बताना कि सिंधु नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है। क्या बोल रहा हूं मैं, आपको एक बात ध्यान रखना है कि कमेंट करना है कि सिंधु नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है, मुझे कमेंट करना जरूरी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ता हूं मैं यहाँ पे क्या, अब मैं कुछ बता दूं आपको कि जो चेमयांगडोंग ग्लेशियर है इसी को कहा जाता है बोखरचू ग्लेशियर, या इसी को कहा जाता है जो दोस्तों सानोक्याबाद में ग्लेशियर कौन सा है, चेमयांगडोंग ग्लेशियर, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम, इसके बाद में यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं एक बार फिर रिवीजन करवा देता हूं यहाँ पे कि दोस्तों अगर आपसे पूछे कि सिंधु नदी का उद्गम कहां से, तो आप क्या बोलोगे, तिब्बत। तिब्बत में कौन सा ग्लेशियर, चेमयांगडोंग ग्लेशियर। इस चेमयांगडोंग ग्लेशियर से नदी निकलती है कौन सी दोस्तों, सिंधु नदी। सिंधु नदी तिब्बत से निकलने के बाद जाती है कहां पे दोस्तों, भारत, और भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है। तो कितने पर्वत, एक का नाम क्या, लद्दाख, और एक का नाम क्या दोस्तों, जास्कर। इन दोनों पर्वतों के बीच से नदी प्रवेश करती है जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर के बाद जाती है दोस्तों कहां पे, पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद जाती है कराची, और कराची के बाद क्या, अरब सागर में गिर जाती है। अब भैया नदी गई तो नदी का उत्तरी भाग तो ये हुआ ना, या आप दायां बोल सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो क्या है कि दायां ओर से यहीं पे क्या कि जम्मू कश्मीर के सियाचिन ग्लेशियर से नदी आकर मिल जाती है कौन सी, गिलगिट, और शोक नदी आकर मिल जाती है यहाँ पे किसमें, सिंधु नदी में, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, जब ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है तो यहीं पे पाकिस्तान में एक पर्वत है सुलेमान पर्वत। कौन सा दोस्तों, सुलेमान पर्वत। इस सुलेमान पर्वत से नदी आ जाती है गोमल, कुर्रम, काबुल, और स्वात नदी आकर मिल जाती है किसमें, पाकिस्तान में ही आकर मिल जाती है किसमें दोस्तों, सिंधु नदी में। इसके बाद में दोस्तों क्या कि सिंधु नदी में दक्षिण की ओर से मिलने वाली मुख्य नदी, क्या बोल रहा हूं मैं कि सिंधु नदी में दक्षिण की ओर से मिलने वाली मुख्य नदी कौन कौन सी है, एक का नाम क्या, झेलम, और एक का नाम क्या, चिनाब, चिनाब के बाद रावी, रावी के बाद व्यास, और व्यास के बाद दोस्तों सतलज। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम, इसके बाद में यहाँ पे दोस्तों अब हमको देखना है दोआब क्षेत्र के बारे में। क्या देखना है हमको, दोआब क्षेत्र के बारे में देखना है। तो दोस्तों समझ लेते हैं कि दोआब क्षेत्र होते क्या हैं। मान लो यहाँ पे कि एक नदी बही कौन सी, मान लो कि सिंधु नदी मान लो, ठीक है दोस्तों, और एक नदी मान लो कौन सी यहाँ पे क्या कि झेलम नदी मान लो, ठीक है दोस्तों। अब ये इनका बीच का जो क्षेत्र है क्या है, इनका जो बीच का क्षेत्र है दोस्तों इसी को कहा जाता है क्या, दोआब क्षेत्र। क्या दोस्तों, इसी को कहा जाता है दोआब क्षेत्र, मतलब कि दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है, दोआब क्षेत्र। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे कि सिंधु नदी और कौन सी नदी, सिंधु नदी और झेलम नदी, इन दोनों के बीच का दोआब क्षेत्र क्या कहलाता है। तो दोस्तों आपको कहना है क्या कि सिंध सराय दोआब क्षेत्र। क्या दोस्तों, सिंध सराय दोआब क्षेत्र। इसके बाद में दोस्तों क्या कि झेलम नदी और क्या कि चिनाब नदी, इन दोनों के बीच का क्षेत्र कहलाता है दोस्तों चाच दोआब। क्या दोस्तों, चाच दोआब कहलाता है इन दोनों के बीच का क्षेत्र किसका, झेलम, और झेलम के बाद क्या चिनाब, इन दोनों के बीच का क्षेत्र। इसके बाद में दोस्तों क्या
कि चिनाब और रावी, क्या बोल रहा हूं मैं, कि चिनाब और रावी इन दोनों के बीच का क्षेत्र कहलाता है क्या, रचना दोआब। क्या दोस्तों, रचना दोआब कहलाता है इन दोनों के बीच का क्षेत्र। इसके बाद में दोस्तों क्या, कि व्यास नदी और रावी नदी, कौन सी दोस्तों, व्यास और रावी, इन दोनों के बीच का क्षेत्र कहलाता है क्या, बारी। इसके बाद में यहां से नदी आती है कौन सी, तिब्बत से सतलज नदी। सतलज नदी और व्यास नदी के बीच का जो दोआब क्षेत्र है उसको कहा जाता है दोस्तों विशिष्ट दोआब क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको एक बार लेना है तो। फिर आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। दोस्तों अगला हमको देखना है कि नदियों की लंबाई, मतलब कि सिंधु नदी तंत्र में जो नदियां हैं उनकी हम लंबाई देखेंगे, मुख्य नदियों की। तो दोस्तों अगर आपसे पूछे कि सिंधु नदी की कुल लंबाई, क्या बोल रहा हूं मैं, कि सिंधु नदी की अगर आपसे पूछे कि तिब्बत से लगा के पाकिस्तान या अरब सागर तक इसकी लंबाई पूछे, तो आपको बताना है इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर। कितनी दोस्तों, 2880 किलोमीटर क्या इसकी कुल लंबाई। अगर आपसे पूछ ले कि भारत में इसकी लंबाई कितनी, तो आप क्या बोलोगे दोस्तों, 1114 किलोमीटर, किसकी, सिंधु नदी की। इसके बाद में दोस्तों क्या, कि आपसे पूछेगा कि झेलम नदी की लंबाई, क्या दोस्तों, झेलम नदी की लंबाई है दोस्तों 724 किलोमीटर। कितनी, 724 किलोमीटर। इसके बाद में कौन सी नदी है दोस्तों, चिनाब। तो चिनाब नदी की लंबाई है 960 किलोमीटर। कितनी दोस्तों, 960 किलोमीटर। और रावी नदी की लंबाई है यहाँ पे 725 किलोमीटर। कितनी दोस्तों, 725 किलोमीटर। और यहाँ पे एक नदी है कौन सी, व्यास नदी। इस व्यास नदी की लंबाई है दोस्तों 470 किलोमीटर। कितनी दोस्तों, 470 किलोमीटर। कहीं कहीं बुक में आपको जो रावी नदी है उसकी लंबाई आपको मिलेगी दोस्तों 720 या 725 किलोमीटर आपको मिलेगी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में क्या, कि सतलज नदी की अगर आपसे पूछे कुल लंबाई, तो इसकी कुल लंबाई है दोस्तों 1500 किलोमीटर। कितनी, 1500 किलोमीटर। और भारत में केवल इसकी लंबाई है 1050 किलोमीटर। कितनी दोस्तों, 1050 किलोमीटर किसकी है, सतलज नदी की। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पे सिंधु नदी तंत्र के बारे में जानकारी, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा पॉइंट है कि सिंधु नदी कुल 3 देशों में बहती है। मैंने आपको क्या बोला दोस्तों, कि सिंधु नदी जो है वो 3 देशों में बहती है। कौन कौन से, एक तो तिब्बत, तिब्बत के बाद भारत, और भारत के बाद क्या दोस्तों, पाकिस्तान। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है कि सिंधु नदी का कुल क्षेत्रफल 11,65,000। कोई काम का नहीं है दोस्तों, लेकिन आप नोट कर लेना। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि शोक नदी को मृत्यु की नदी कहा जाता है। क्या दोस्तों, शोक नदी को मृत्यु की नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अपना मार्ग कभी भी बदल देती है। तो क्या कहते हैं इसको, इससे क्या अधिक बाढ़ आ जाती है तो क्या बोलते हैं इसको, मृत्यु की नदी कहा जाता है। किसको, शोक नदी को। इसके बाद में दोस्तों अगला पॉइंट हमारा है कि सिंधु नदी तंत्र भारत का दूसरा बड़ा नदी तंत्र है। तो पहला कौन सा हुआ, गंगा नदी तंत्र भैया सबसे बड़ा नदी तंत्र है। उसमें कई मतलब नदियां आकर मिल जाती हैं, उनकी शाखाएं, तो बहुत बड़ा नदी तंत्र है। कौन सा, गंगा नदी तंत्र। इसके बाद में दोस्तों अगला हमारा फैक्ट है कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, चिनाब नदी। अभी तक हमने देखी थी मतलब मुख्य 5 नदियां, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है, चिनाब नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्यों, क्योंकि उनमें 5 नदियां आकर चारों नदियां आकर मिल जाती है। कौन कौन सी, एक तो झेलम, झेलम के बाद रावी, रावी के बाद व्यास, और व्यास के बाद क्या, सतलज। तो सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन सी दोस्तों, चिनाब नदी। इसके बाद में दोस्तों क्या, कि यह पंचतंत्र का निर्माण करती है। मतलब 5 नदियां क्या है, पाकिस्तान के पंजाब में पंचतंत्र का निर्माण करती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पंचतंत्र में कौन सी नदी शामिल नहीं है, तो कौन सी शामिल नहीं है दोस्तों, शामिल कौन कौन सी है, एक तो क्या, झेलम, झेलम के बाद चिनाब, चिनाब के बाद रावी, रावी के बाद व्यास, और व्यास के बाद क्या,
सतलज। पंचतंत्र का निर्माण, दोस्तों सिंधु नदी शामिल नहीं है पंचतंत्र में, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं इसके बाद में कि सिंधु नदी को पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है। नहीं तो क्या, सिंधु नदी को पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे सबसे अधिक जल ग्रहण होता है किसका? सिंधु नदी का। इसके बाद में दोस्तों कि सिंधु नदी का अंतरराष्ट्रीय नाम क्या है दोस्तों? इंडस। क्या है अंतरराष्ट्रीय नाम? इंडस है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ता हूं मैं यहाँ पे कि नदियों के प्राचीन नाम। अगर आप प्राचीन काल पढ़ोगे तो प्राचीन काल में नदियों के नाम आपको अलग अलग मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा है कि वर्तमान नाम और क्या? प्राचीन नाम। तो जो सिंधु नदी है उसका वर्तमान नाम अभी क्या है? सिंधु नदी, ठीक है दोस्तों। जो प्राचीन नाम है वो क्या है? नदी तमा, देवी तमा, माते तमा, क्या है? प्राचीन नाम है किसका दोस्तों? सिंधु नदी का। इसके बाद में दोस्तों कौन सी नदी है? झेलम नदी। तो झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? वितत्सा। और जो चिनाब नदी है उसका प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? अस्किनी। और रावी नदी का प्राचीन नाम क्या? पुरुषणी। और व्यास का क्या? विपाशा। और सतलज का क्या दोस्तों? शतुद्री। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि सिंधु नदी का प्राचीन नाम क्या? माते तमा, नदी तमा और देवी तमा। इसके बाद में क्या दोस्तों कि झेलम नदी का नाम प्राचीन नाम क्या? वितत्सा। चिनाब का अस्किनी, रावी का विपाशा, विपाशा ना सॉरी, रावी का पुरुषणी। और व्यास का क्या? विपाशा। और सतलज का क्या दोस्तों? शतुद्री। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पे कि सिंधु नदी जल समझौता, सबसे इंपॉर्टेंट है कि सिंधु नदी जल समझौता जो था वो 1960 में हुआ था दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसलिए हुआ था कि जो सिंधु नदी के जल विभाजन को लेकर कि पाकिस्तान चाहता था कि सिंधु नदी का पूरा पानी चाहिए, भारत चाहता था कि सिंधु नदी का पूरा पानी चाहिए। तो जो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ था 1960 में, जब भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान में उस समय प्रधानमंत्री पद नहीं था, केवल राष्ट्रपति शासन था उस समय। तो वहां के एक व्यक्ति थे अय्यूब खान। इन दोनों के बीच में संधि हुई थी 1960 में, सिंधु नदी जल समझौता। उसमें यह कहा गया था कि दोस्तों जो सिंधु नदी और झेलम और चिनाब, इन तीनों नदियों का पानी जो है वो भारत को कितना मिलेगा दोस्तों? 20%। अब 100 में से कितना मिला? 20% भारत को। तो 80% किसको मिलेगा दोस्तों? पाकिस्तान को। अब 3 नदियों का पानी किनको मिल गया? पाकिस्तान को। लेकिन हमारे देश के जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने क्या कहा कि भैया 3 नदी का पानी आपने ले लिया, तो 3 नदी का पानी हम रखेंगे। कौन कौन सी नदियां? रावी, और रावी के बाद व्यास, और व्यास के बाद क्या? सतलज। इन तीनों नदियों का पानी भारत को कितना मिला? 80%। और पाकिस्तान को कितना मिला दोस्तों? 20%। ठीक है दोस्तों, आपको केवल इतना याद रखना है कि सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? 1960 में। किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान। भारत के प्रधानमंत्री कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पाकिस्तान के व्यक्ति कौन थे? अय्यूब खान। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे दे रहा है झेलम नदी पीर पंजाल पर्वत के दक्षिण में स्थित शेषनाग झील से निकलती है। मैंने आपको क्या बोला दोस्तों कि जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से नदी निकलती है। कौन सी? झेलम नदी। इसके बाद में दोस्तों कि झेलम नदी भारत एवं पाकिस्तान की सीमा बनाती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसके बाद में यह नदी वुलर झील से बहते हुए, कहां पे दोस्तों? वुलर झील से बहते हुए एक गहरी घाटी बासमंगल का निर्माण करती है। वुलर झील से जब नीचे उतरती है तो यह गहरी घाटी गार्ज का निर्माण करती है। उस घाटी का नाम क्या है दोस्तों? बासमंगल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यह पाकिस्तान में मुजफ्फराबाद पर भारत की सीमा बनाती है। कहां पे? अगर आपसे पूछे कि भारत और पाकिस्तान की सीमा कहां बनाती है तो आप क्या बोलोगे? मुजफ्फराबाद में। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे चिनाब नदी के बारे में। तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है भैया, कौन सी? चिनाब नदी। इसके बाद में क्या कि जो हिमाचल प्रदेश के बाड़ालाचा दर्रे से 2 धाराओं में निकलती है और टांडी नामक स्थान पे 2 धारा मिल जाती है। मैंने आपको क्या बोला था
कि चिनाब नदी का जो उद्गम है वो कितनी धाराओं में होता है? 2 का। एक का नाम चंद्र और एक का नाम क्या दोस्तों? भागा। दोनों धाराएं आपस में मिल जाती है कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के टांडी में, और चिनाब नदी के नाम से आगे बढ़ती है। इसके बाद में दोस्तों यह है कि यह पीर पंजाल श्रेणी के समांतर पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के निकट गहरे गाज का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ता हूं मैं यहाँ पे रावी नदी के बारे में। यह वृहद हिमालय के रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है। कहां से? रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और चंबा घाटी से बहते हुए धौलाधर पर्वत की उत्तरी तथा पीर पंजाल की दक्षिणी ढलानों से गुजरती हुई एक गहरे गाज का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे व्यास नदी के बारे में दे रखा है। यह नदी रोहतांग दर्रे के पास, क्या दोस्तों? रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से निकलती है। कहां से? रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से निकलती है। यह नदी कुल्लू घाटी से गुजरती है। यह पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। मतलब कि हिमाचल प्रदेश में जो कुल्लू घाटी है वहां से निकलकर पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है और हरिके बैराज में ही इंदिरा सागर नहर का निर्माण करती है। सतलज नदी और क्या? व्यास नदी, इन दोनों नदियों के संगम पर एक नहर निकाली गई है, इंदिरा गांधी नहर, जो भारत की सबसे बड़ी नहर है। कौन सी? बड़ी और लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी एवं लंबी नहर है। मैंने आपको अभी बोला यह एकमात्र ऐसी नदी है जो भारत में बहती है। मतलब कि सिंधु नदी तंत्र की जो सहायक नदियां है, 5 सहायक नदियां है, उनमें से केवल एक व्यास नदी है जो कि क्या? सतलज में जाकर मिल जाती है। और 4 नदियां कहाँ पे जाती है दोस्तों? पाकिस्तान में सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे सतलज नदी के बारे में। यह मानसरोवर के निकट राकसताल झील से निकलती है, जहां इसे लांगचेन खंबा के नाम से जाना जाता है। इसको सतलज नदी जब तिब्बत से निकलती है तो इसे क्या कहते हैं? लांगचेन खंबा के नाम से जाना जाता है। यह नदी भारत में सीप किले दर्रे से प्रवेश करती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम यहाँ पे। दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन मैंने आपको दिया है कि सिंधु नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? ठीक है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना मुझे। तो आज के लिए इतना काफी है। देखिएगा वीडियो और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।